जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जो साथियों कोई भी परीक्षा हो उसमें 100% यहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा हो, इसके अलावा एसएससी बैंक रेलवे कोई भी एग्जाम हो साथियों, यूपीपी पुलिस दरोगा, ठीक है, यहाँ से 100% साथियों प्रश्न आते ही आते हैं। तो साथियों पूरा निचोड़ इस टॉपिक का आपका लेकर आ गया हूँ, 150 प्लस प्रश्नों का निचोड़ लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं साथियों एक एक प्रश्न को, और बहुत ही शानदार तरीके से पूरी क्लास को हम खत्म करेंगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। तो चलिए बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आपका परीक्षा में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो साथियों आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई। तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके साथियों व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक साथियों स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आपका जो उत्तर है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर साथियों आपको डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा निचोड़ प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से आपके बनेंगे साथियों, कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठाकर देख लीजिएगा। तो इसलिए ज़्यादा जो है हम समय नहीं खराब करेंगे, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो साथियों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो दो बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर ही क्लास में याद हो जाए। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? कौन सा विधेयक? इल्बर्ट विधेयक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। और साथियों जो इल्बर्ट विधेयक था वो लॉर्ड रिपन के ही समय में आया था। अगला हमारा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का जो साथियों गठन है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता की उदय का कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है आपका उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, और धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। अगला है उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। तो आपका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी के कारण साथियों जो है किसका उदय हुआ था? उग्र राष्ट्रीयता का जो है उदय हुआ था भारत में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। ये भी प्रश्न आता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था।
अगला हमारा प्रश्न है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? ठीक है, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, जो साथियों उग्र राष्ट्रवादी थे वो जो है अंग्रेज़ों का बहिष्कार, उनके व्यवस्थाओं का बहिष्कार, उनके नियम कानून का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और राष्ट्रीय शिक्षा को जो है प्राथमिकता देना, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी साधन जो है उग्र राष्ट्रवादियों के जो है क्या थे? हथियार थे, साधन थे। अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की गई थी। अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? तो ये है आपका बाल गंगाधर तिलक का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा। तो साथियों जो है अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे, उनकी जो नीतियां थी उसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, और अंग्रेज़ जो है इन पर लाठियां बरसा रहे थे। अन्य भी नेता साथ में थे, लेकिन जो है लाला लाजपत राय के सर में बहुत गंभीर चोट आई और बाद में इनकी मृत्यु भी हो गई उसी चोट के कारण। तो इन्होंने उसी समय कहा था कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर? अमेरिका में किया। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो सूरत अधिवेशन में। किसमें? सूरत अधिवेशन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह साथियों उग्रवादी, ठीक है, और जो है किसमें? उदारवादी, ठीक है, इन दो में विभाजित हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह थे, जो अप्रैल 1920 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। ठीक है, तो इन्हें पकड़कर जो है भगत सिंह को फांसी भी दे दिया गया था और देश के लिए जो है ये शहीद हो गए थे और बहुत ही कम उम्र में जो है ऐसा कारनामा करने वाले वीर महान देशभक्त थे। अगला हमारा प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? ठीक है, तो जो इसका असफलता के कारण थे केंद्रीय संगठन का अभाव। ठीक है, केंद्रीय संगठन का अभाव भी था, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति। ठीक है, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। ठीक है, जो उच्च मध्यम वर्ग था उसकी सहानुभूति इस आंदोलन को नहीं मिल पाई, और जो अंग्रेज थे वो इसको दमन करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने कठोर नीति अपनाई, अर्थात आपका डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के कारण जो है क्रांतिकारी आंदोलन सफल नहीं हो पाए थे। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कब? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपका जो है उदारवादी जो उग्रवादी जो नेता थे बट गए थे कांग्रेस के, वे पुनः एक हो गए थे। और कब अलग हुए थे? अभी हमने ऊपर चर्चा किया था सूरत के अधिवेशन में। ठीक है, तो पुनः 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है ये कारनामा हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? 1916 में। जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था, कांग्रेस लीग समझौता। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रोलेट एक्ट का उद्देश्य साथियों ये था कि इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। ठीक है, और उसको छुड़वाने के लिए ना तो आप मुकदमा लड़ सकते हैं, ना तो कोई वकील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका रोलेट एक्ट पास किया गया था ताकि भारतीयों के जो क्रांति चल रही है देश को स्वतंत्र कराने के लिए उसको दबाया जा सके। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इस पर साथियों किसने गोली चलवाई थी? जनरल आर डायर ने इस पर गोलियां चलवा दी थी। तो ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? तो जनरल आर डायर, और जो है 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटी थी। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में घटी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो साथियों, जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना हुआ था तो इसके बाद जो है सभी जो भारतीय थे वे काफ़ी विरोध करने लगे। तो अंग्रेज़ों ने एक समिति बनाई, हंटर कमेटी बनाई और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई थी। लेकिन जो है इस कमेटी ने जनरल डायर को बेगुनाह साबित कर दिया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? ठीक है, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, ठीक है, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग। तो साथियों, जब असहयोग आंदोलन छेड़ा गया था तो जितने भी सरकारी अदालतें थी उसका बहिष्कार कर दिया जाए, विदेशी माल जो आते हैं उसका बहिष्कार किया जाए, जो सरकारी पद हैं उनका बहिष्कार किया जाए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसको स्थगित करने का कारण आपको साथियों चौरी चौरा कांड था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड साथियों कहाँ पर? गोरखपुर में घटी थी, चौरी स्थान पर। और ये साथियों आपका कुछ जो आंदोलनकारी थे, हमारे देश के जवान थे, वो जा रहे थे साथियों आंदोलन करने। तो साथियों वहाँ पर एक जो पुलिस स्टेशन था उसने साथियों उन पर गोली चला दिया। तो इससे साथियों दुखित होकर उन लोगों ने जो है वहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया और पुलिस स्टेशन फूंक दिया। तो इससे महात्मा गांधी दुखित हुए और इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो स्वराज दल की स्थापना साथियों देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। तो प्रश्न आता है कि स्वराज दल की स्थापना कब किया गया? 1 जनवरी 1923 को किया गया। किसने किया? देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। और अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। ठीक है, और स्वराज दल की स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि जब असहयोग आंदोलन साथियों वापस ले लिया महात्मा गांधी ने तो इससे साथियों अन्य जो नेता थे वे साथियों इससे सहमत नहीं थे। तो इससे खफा होकर उन्होंने एक अन्य दल बना लिया, स्वराज दल। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? ठीक है, बजट को रद्द करना, जो साथियों अंग्रेज बजट पेश करते थे उसको रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों पदों का पर अधिकार करना। ठीक है, अर्थात आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी पर जो है जोर देना स्वराज दल का मेन उद्देश्य था। अगला हमारा प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन साथियों भारत आया था 1928 में। कब? 1928 में आया था, फरवरी में। ठीक है, तो साथियों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अभी साथियों आपका आधा भी क्लास नहीं हुआ है, बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आपके लेकर आया हूँ। तो साथियों सफलता वही मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे, लगन से देखेंगे। फालतू की आप कॉमेडी और जो गाने हैं उसको अभी देखेंगे आप, इससे अच्छा है कि कोई जानकारी की वीडियो आप पूरा देखें, अच्छे से देखें, शिद्दत से देखें। ठीक है, तो साथियों किसी शायर ने इसीलिए कहा है कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो साथियों 2-4 मिनट वीडियो देखकर 2-4 मिनट पढ़ाई करके सफलता नहीं मिलने वाली है, उसके लिए काफ़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने भारतीय सदस्य थे? तो जो साथियों साइमन कमीशन के लिए जो भारतीय सदस्य बने थे उसमें एक भी साथियों भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया था। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, सभी ब्रिटिश सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? तो ठीक है, द्वैध शासन की समाप्ति कर देना और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना करना, और दूसरा है बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना करना और संघ शासन की स्थापना करना। और अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी के समान योग्य है। ठीक है, यह रिपोर्ट जो है रद्दी कागजों की ढेरी के समान योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? ये साथियों आपका है सर शिवास्वामी अय्यर। सर शिवास्वामी अय्यर ने जो है यह कथन साइमन कमीशन के विरोध में कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से साथियों सुझाव दिया गया था, ऑप्शन ए आपका है भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए,
प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए और केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन कर दिया जाए। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया? तो पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव साथियों 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार आपका परीक्षा में आता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को। अगला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा करके समुद्र पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? चलिए, पहला है गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया? तो आपका जो लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोल मेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को किया गया था। 3 साथियों आपके गोल मेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 1, 2, 3, जिसमें साथियों तीनों में आपके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वे एक ऐसे नेता थे जो तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, और जो आपके महात्मा गांधी थे ये केवल दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में गए थे? तो दूसरे में। ठीक है, बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में। और जो साथियों आपका सम्मेलन हुआ था पहला वो 1930 में, पहला गोल मेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। इस तरह सीरियल से तीनों गोल मेज सम्मेलन हुए थे। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, और केवल द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया। अगला हमारा प्रश्न है, मैकडोनाल्ड अवार्ड। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? ठीक है, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। जो दलित वर्ग थे उनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था क्षेत्र का निर्माण कर दिया जाए, इसी के लिए जो साथियों महात्मा गांधी को बहुत आघात पहुंचा था। अगला है, तृतीय गोल मेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। कब? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, याद कर लीजिए ये डेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो लीग द्वारा मुक्ति दिवस साथियों 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? एक प्रस्ताव था साथियों अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, इसकी मुख्य बातें क्या थी? ऑप्शन ए है, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना। बी है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन सी है, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना की जाएगी। तो इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ये अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? ठीक है, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव बन रहा था। जो मित्र राष्ट्र हैं उनका दबाव ब्रिटेन पर बन रहा था। ठीक है, इसलिए क्रिप्स को भेजा गया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का जो दृढ़ दृष्टिकोण था। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में ये स्वतंत्रता के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा ऑप्शन सी है, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। जापान जो है लगातार जो है जमीनों पर क्षेत्रों पर कब्जा कर रही थी ब्रिटेन के, तो इसलिए तीनों ही ऑप्शन के कारण जो है क्रिप्स को भारत भेजा गया था ताकि जो है संतुलन बनाया जा सके। अगला हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो साथियों भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। डेट याद कर लीजिए। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का
कारण क्या था? ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण। ऑप्शन बी, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार। अगला है शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। ठीक है, तो जो साथियों क्रिप्स भारत आया था उसने जो है विदेशों के साथ है यानी कि विदेशों के विपक्ष में लड़ने के लिए भारतीयों को जो है मनाया, लेकिन बाद में वे अपनी बात से मुकर गए और बर्मा देश में जो है भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया गया। ठीक है, इसके अलावा जो है शासन में जो अंग्रेज शासन चला रहे थे उससे भारतीयों का जो है विश्वास उठ गया था। तो इसी कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया कि आप भारत भाई अंग्रेज भारत छोड़ें और इसको स्वतंत्र करें। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार कर दिया था? तो आपका राजगोपालाचारी योजना जो आई थी उसको साथियों जिन्ना ने यह कहकर अस्वीकार किया कि यह जो है सड़े अंग कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 18 अगस्त 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? बम्बई में। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा साथियों खुला विद्रोह कर दिया गया था। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1906 में। बंगाल विभाजन के बाद जो है इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी ने अपना पहला जो सत्याग्रह है उसका प्रयोग किया था। कहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय था और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? हरिजन पत्रिका गांधी जी की थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो गांधी जी की पत्रिका है क्या नाम है उसका? हरिजन। अगला हमारा प्रश्न है, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को जो है संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस आपका मनाया गया था। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चौधरी रहमत अली के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1940 में लाहौर में। 1940 में लाहौर में जो है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था। अगला हमारा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया था? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उनको साथियों अंग्रेजों द्वारा सर की किताब दी गई थी। किसकी? सर जो है उनको जो है उपनाम दिया गया था, सर उपनाम दिया गया था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इससे दुखित होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना जो उनको उपाधि दिया गया था उसको वापस कर दिया था। तो याद करते रहिए कि सर की उपाधि किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला हमारा प्रश्न, केसरी और मराठा पत्रों के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला हमारा प्रश्न, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1851 में। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगला हमारा प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना साथियों कहाँ पर? बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और भाई परमानंद। ये जो है साथियों विदेश में क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे भारत के लिए और वहाँ से जो है पूरी कोशिश कर रहे थे कि भारत को आज़ाद करा जाए। जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, लाला हरदयाल हैं, भाई परमानंद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्था क्या थी? ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित किए जाएं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों के लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाएं। दलित वर्गों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं व सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए।
तो ये जो है आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि जो तीनों व्यवस्थाएं हैं पूना समझौते में मांग की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन तैयारी के लिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन करने का निश्चय कब किया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई का निश्चय कब किया? 16 अगस्त 1946 को किया। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या था? ठीक है, पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, दूसरा है युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार। ठीक है, ब्रिटेन के मजदूर दलीय सरकार, और जो युद्ध के बाद जो साथियों आपका द्वितीय युद्ध हुआ, इसके बाद जो है आपका इंग्लैंड की स्थिति कमज़ोर हो गई, और जो भारत में साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, इन सभी का जो देन था कि भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने में इन सब की सहायता से स्वतंत्रता मिली। आगे हमारा प्रश्न है साथियों, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए, उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय। तो भारतीयों की उन्नति के लिए साथियों राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था। ठीक है, और सती प्रथा का जो विरोध भी इन्होंने खुलकर किया था। तो आपका साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहयोग से राजा राम मोहन ने सती प्रथा का अंत किया। इसके अलावा बहुत से साथियों धार्मिक आंदोलन इन्होंने चलाए थे। अगला हमारा प्रश्न है, यस बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यस बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक लुई विलियन डिरोजियो जो है यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने जो है ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने के लिए काफ़ी काम किया था। अगला हमारा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? आर्य समाज से। किससे? आर्य समाज का संबंध किस ग्रंथ से है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक कथन है, स्वदेशी राष्ट्र चाहे वह कितनी ही त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो स्वदेशी राज्य हैं, अपने देश के जो राज्य हैं, वह कितनी ही त्रुटियों से भरे हों, लेकिन विदेशी राज्यों से कहीं ना कहीं अच्छे ही होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो राजनारायण बसु। राजनारायण बसु जो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले थे। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका का नाम जो है स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में जो है सबसे पहले लिया जाता है। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया था तथा आर्स एक्ट 1879 में, इसका संबंध किससे है? लॉर्ड लिटन से है। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में तथा आर्स एक्ट 1879 में आया था, और इन दोनों का संबंध लॉर्ड लिटन से है। ठीक है, इसको जानते रहिए आप। अगला है, लिटन के राज्य की हालत क्रांति के कागार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा था? सर विलियम वेडरबर्न। सर विलियम वेडरबर्न ने लिखा था कि लिटन के राज की हालत क्रांति के कागार पर खड़ी थी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक जो 1876 में आया था, अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये नाटक है भारत दुर्दशा, और इसमें साथियों भारत में जो अंग्रेजों द्वारा अत्याचार होते उसका जो है वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है देखिए, मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया था, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो सर सैयद अहमद खां। तो अगर पूछा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना तो सर सैयद अहमद खां ने, और किसके रूप में किया था? मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल स्कूल के रूप में इसकी स्थापना किया गया था।
अगला हमारा प्रश्न है, किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने जो है अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की थी। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन थे? तो आपका रमेश चंद्र दत्त तथा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा रमेश चंद्र दत्त जो थे ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? तो एस चिपलूणकर। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए नाम इनका। महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? पूना सार्वजनिक सभा से था। किससे? पूना सार्वजनिक सभा से किसका संबंध था? महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव का संबंध है पूना सार्वजनिक सभा से था। अगला हमारा प्रश्न है, 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा इल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। किसको? इंडियन एसोसिएशन को इसका श्रेय जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बसु ने। आनंद मोहन बसु ने कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला हमारा प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो आपका बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता की प्रमुख भूमिका थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में। और बदरुद्दीन तैयबजी जो साथियों थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसको भी आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है, इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? भारतीयों ने। तो इल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में आंदोलन जो है भारतीयों ने ही चलाया था। अगला हमारा प्रश्न है, वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वैदिक धर्म की महानता का जो है प्रतिपादन अंग्रेजों के समय किया था और वैदिक धर्म की ओर लौटने के लिए वेदों की ओर लौटो यह नारा भी दिया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, 1893 के शिकागो के धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? तो आपका जो साथियों शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने जो है उसमें भाग लिया और 1893 में हिंदू धर्म की वहाँ पर दुंदुभी बजा दी थी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है साथियों एनी बेसेंट से संबंधित है। ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, इसको आप जानते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है हमारे, बुरे शासक प्रायः अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, ये किसने कहा था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा था? इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक जो है इसमें कहा गया कि इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ा दिया कि संगठन ही शक्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ऊपर मैंने बता दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभय दीप, ठीक है, दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है सेफ्टी वैल्यू अभय दीप, ठीक है, दृष्टिकोण के समर्थक थे किसके बारे में? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में। अगला हमारा प्रश्न है, देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जूते को उतार फेंको, यह कथन किसका था? ए.ओ. ह्यूम का। ए.ओ. ह्यूम का ये कथन था। अगला हमारा प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए.ओ. ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास। ए.ओ. ह्यूम तथा डफरिन के प्रयास से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? 1885 ईस्वी में। अगला हमारा प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादियों के। जो उदारवादी नेता थे उनके हाथों में जो साथियों प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हमारा रोम रोम राजभक्त है। हमारा रोम रोम राजभक्त है, या किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुलझाया था? आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए, ठीक है। तो भारतीय गरीबों को जो है मदद करने के लिए और गरीबी हटाने के लिए उदारवादियों का यह उपाय था। अगला हमारा प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक है। तो इसको भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न है, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही। यह वक्तव्य किसका है साथियों? उदारवादी नेताओं का है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। ये भी उदारवादियों ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? 1905 में रूस पर जापान की विजय, ठीक है। रूस पर जापान की विजय 1905 में जो है जापान ने रूस पर विजय प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो क्या हुआ? आपका हो गया साथियों, यहीं से जो कांग्रेस के कुछ नेता थे वो भी सोचने लगे कि अब भी हम साथियों अब हम भी जो है उग्र रूप धारण करके अंग्रेजों से विजय प्राप्त करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? तो कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में से कब विभाजित हुआ? 1907 ईस्वी में। उदारवादी और उग्रवादी गुटों में विभाजित हो गया था 1907 में। अगला हमारा प्रश्न है, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक ने निकाले थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है, ठीक है। तो आपको इसको भी जानते रहिए। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जो है होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा किया गया था और संचालित भी किया गया। अगला हमारा प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा समाचार पत्र कौन सा जो है प्रकाशित किया गया? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ समाचार पत्र जो है श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा जो है चलाया गया था होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, ठीक है। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था। क्या कहा था? मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ। टमटम मतलब चमकता सितारा, जिसका कार्य साथियों सोते हुए भारतीयों को जगाना है। तो एनी बेसेंट ने कहा था। और एनी बेसेंट ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना, ठीक है। धर्म के साथ राजनीति को मिला दिया गया तो खिलाफत आंदोलन साथियों कमज़ोर पड़ गया था और यही कारण है कि सफलता नहीं मिली। अगला है, हंटर समिति नियुक्ति कब की गई थी साथियों? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर समिति नियुक्त की गई थी। अगला है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंध थे? बिहार से। जो कुंवर सिंह थे साथियों उनका संबंध यानी वो कहाँ के थे? बिहार के थे। और 1857 की क्रांति में विद्रोह में इन्होंने जो है खुलकर भाग लिया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य, इसके जो अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य थे। और कानपुर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1920 में, इसलिए ये जो साथियों है काफ़ी खास बन जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? ठीक है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व था, इसने साथियों भारतीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया, ठीक है, यानी जन जन तक जो है इसकी भावना फैलाई गई। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था साथियों असहयोग
को काउंसिलों तक पहुंचाना, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। अगला हमारा प्रश्न है हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा था? चित्तरंजन दास ने कहा था। ठीक है, चित्तरंजन दास ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? चित्तरंजन दास का है। तो इसको आप जानते रहिए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मानते हैं कि यही जो है वास्तविक रूप से पाकिस्तान का जनक है। ठीक है। अगला है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। अगला है सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? सोम प्रकाश राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? चंपारण आंदोलन से। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका। इसका जो साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो स्थल था वो उत्तरी अमेरिका से ही हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? कृष्ण मेनन। कृष्ण मेनन ने लिखा था द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना बंग भंग का जो है मेन उद्देश्य था। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? लॉर्ड कर्जन की जो तुलना है वो औरंगजेब से की जाती है। अगला हमारा प्रश्न है उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है बहुत ही अत्याचार कर रहा था भारतवासियों पर, यहाँ के लोगों पर, और इसने जो है भारतीयों को जो है उग्र बना दिया। ठीक है, आंदोलन करने के लिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बंग विच्छेद का अंत। बंग विच्छेद का अंत जो है ये प्रमुख कारण था। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन हो गया। अगला हमारा प्रश्न है साथियों भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा बैठक में। किसमें? वर्धा बैठक में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी को कहाँ रखा गया था? पूना की जेल में। कहाँ पर? पूना में। अगला हमारा प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। ठीक है, शोचनीय स्थिति। आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 1922 की चौरी चौरा घटना में कौन मारे गए थे? पुलिस मारे गए थे। ये चौरी चौरा घटना साथियों आपका कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, अभी मैंने ऊपर इसको बताया भी था आपको। अगला हमारा प्रश्न है दांडी यात्रा का प्रमुख ध्येय क्या था? नमक कानून तोड़ना। ठीक है, नमक कानून तोड़ना जो है दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य था। अगला हमारा प्रश्न है कामागाटा मारू क्या था? एक जहाज का नाम। कामागाटू मारा जो है, कामागाटा मारू जो है एक जहाज का नाम था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनवाई? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति में जो है इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अगला हमारा प्रश्न है किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जो उपन्यास लिखा उन्होंने आनंद मठ उसमें जो है दिया है, उसमें लिखा है। अगला हमारा प्रश्न है वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थान स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अपनी फैक्ट्री लगाई थी। अगला हमारा प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे जो साथियों महान देशभक्त थे। 1857 की क्रांति के दौरान इनके एक दोस्त ने ही इनके साथ धोखा दे दिया अंग्रेजों से मिलकर और इन्हें
अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर इनकी हत्या कर दी गई। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सम्मेलन 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अगला हमारा प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद के अनुनयों पर आधारित है। क्या है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये साथियों आपके रहे 150 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो साथियों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और साथियों प्लेलिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।